ये ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में व्याख्याता रसायन को पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग जीओसी को कंटिन्यू करते 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 आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट पे पहुंच चुके हैं हम लोग। इंटरमीडिएट जो आज का टॉपिक है ना, वो ये कह सकते हैं कि ये ऐसा हमारा स्पीसीज है जो लगभग 95% से ज़्यादा रिएक्शन में होती है। जो इंटरमीडिएट का मतलब होता है अभिक्रिया मध्यवर्ती। अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया मध्यवर्ती बोलते हैं, या सीधा सीधा मध्यवर्ती भी बोल सकते हैं। ये मध्यवर्ती का मतलब क्या होता है? मध्यवर्ती का मतलब होता है कि जब कोई रिएक्शन होती है तो उसके बीच में बनने वाला कोई स्पीसीज जो रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। ठीक है, मतलब रिएक्शन के बीच में ही ऐसा कोई स्पीसीज बनता है जो उसको रिएक्शन को डोमिनेट करता है, आगे ले जाने का काम करता है, उसी की पाथवे से होकर के गुजरता है। तो हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके बीच में एक जो होती है एक हमारा अभिकर्मक बनता है जो बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो अपन रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, जिसमें हम लोग बात करें तो उन्हीं को हमको टारगेट करना है। तो एग्जाम्पल नंबर पहला की बात करें तो होता है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जिसमें प्लस चार्ज होती है कार्बन में। फिर हम बात करते हैं सेकेंड नंबर में तो कार्बो एनायन। रिएक्शन इंटरमीडिएट ही है ये, कार्बो एनायन। तो आज बढ़िया सा हेडिंग डालिए और लिखिए कार्बो एनायन। जितने इंटरमीडिएट है उसको थोड़ा सा हम लोग हिंट करते हुए पढ़ते जाएंगे। और उसके बाद कार्बो एनायन के बाद है हमारा फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे। ये आता है हमारा फ्री रेडिकल। अभी तो ऊपर ऊपर देख रहे हैं, फिर इसको थोड़ा डिटेल करेंगे। फिर फोर्थ नंबर में आ जाए तो होता है हमारा कार्बिन। ठीक है, कार्बिन बोलते हैं जिसमें कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है, और इस तरीके से इसको देखेंगे और डिटेल। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, और ये दो तरह का होता है, वो बाद में देखेंगे, दो तरह का, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन। और उसके बाद होता है नाइट्रीन। ठीक है, नाइट्रीन देखने वाले हैं। नाइट्रीन आपके सिलेबस के हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बावजूद हम लोग देखेंगे। और एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन, इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये हमारा जो है ना इंटरमीडिएट है। क्या है? इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट का सबसे बड़ा आवाज कट गई थी सर, आवाज कट गई थी सर, आवाज बीच में। हेलो, हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है जी? हेलो, 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 मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। हेलो। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है जी? हेलो सर, अभी आ रही है। अरे ये यस सर, अभी हम आ लोग रही है। थोड़ा सा, मेरा सिस्टम ना बार बार अपडेट में जा रहा है। तुम लोग विंडो 10 लोगे ना तो थोड़ा देख के लेना जी, सब लोग सुन ले रहा हो। आप लोग भी कंप्यूटर से काम करोगे ना तो विंडो 10 का पता नहीं क्या हो रहा है, तो ये बार अपडेट जा रहा है HP। तो कब जब सिस्टम लोगे ना तो HP को पूछ पाछ के ले लीजिएगा। मेरा HP का विंडो 10 है, और विंडो 10 मतलब सिस्टम मेरा नया है, उसके बावजूद भी बार अपडेट में जा रहा है। तो आप लोग मेरा आवाज़ सुन ले रहा हो, ठीक है? अपडेट वाला प्रॉब्लम बहुत जा रहा है, अपने आप बंद हो जाता है, आपको हवा नहीं लगेगा। चलो चलो ठीक है, ये तो फालतू बात थी। अब मैं यस। अपने काम की बात पे आता हूँ। तो ये हमारा इंटरमीडिएट है।
इंटरमीडिएट की क्वालिटी क्या सर होती है? इसकी स्क्रीन शेयर करिए ना, सर अच्छा, इसकी स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर करिए ना। इंटरमीडिएट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो टाइम है ना, लाइफ टाइम, वो बहुत कम होता है। याद रखिएगा, लाइफ टाइम होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, लाइफ टाइम वेरी लेस होती है, बहुत कम समय के लिए बनती है ये। क्लियर है? अब यहाँ पे इतने सारे इंटरमीडिएट है, उसमें सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है, सारे के सारे रिएक्टिव होते हैं, अच्छे खासे रिएक्टिव होते हैं, लाइफ टाइम कम होती है, रिएक्टिव होती है। क्लियर है? उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, यदि पेपर में आ जाएगा तो मोस्ट रिएक्टिव होता है आपका फ्री रेडिकल, मोस्ट रिएक्टिव। याद रखिएगा ना, क्वेश्चन तो अभी तक नहीं बना है, लेकिन फ्री रेडिकल होती है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो अब हम लोग इतना लिखने के बाद क्या करते हैं, एक टॉपिक डाल लेते हैं बढ़िया प्यारा सा, और उस प्यारा सा टॉपिक का नाम है कार्बोकेटायन। ठीक है, सब लोग लिखियो कार्बोकेटायन। देखो, कार्बोकेटायन जो है ना हमारा, हम एक एक स्टार पॉइंट बना के लिखते जाएंगे। कार्बोकेटायन जो होती है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है। ठीक है, तो सब लोग लिख लो, ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, और ये कैसे बनता है? ये बनता है आपका हेटेरोलिटिक क्लीवेज से। किससे बनता है जी? हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनती है, विषमास विखंडन से बनती है हेटेरोलिटिक क्लीवेज। क्लियर है? जैसे आपके पास मान लो ऐसा है, CH2 है और X है, और आप इसको कुछ हीट दिए हो या कोई और आपके पास सोर्स है, लुईस एसिड वगैरह है ना। ठीक है, तो उसके प्रेजेंस में क्या होती है, ये हमारा X बाहर हो जाता है अपना इलेक्ट्रॉन को लेकर के, और यहाँ पर ये हमारा जो कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज रख लेता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है जो कहाँ होती है? कार्बन में कंटेनिंग होती है। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग होती है, ये कार्बन कंटेनिंग। क्लियर? तो ये होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू बनता है जी, सब लोग याद रखिएगा। क्लियर है? अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है स्ट्रक्चर का। आपको स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप कैसे जवाब देंगे। ठीक है, देखो इन जनरल जो हमारा कार्बन है ना, वो 1s2 2s2 और 2p2 होता है, ये हम सब जानते हैं। 1s2 2s2 2p2 होता है। अब ये जो हमारा कार्बन है 2 इलेक्ट्रॉन रखा था, लेकिन आपको एक बात बता दें, जो कार्बन है हमारा, ठीक है, वो ऐसा भी तो रह सकता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करके, यानी 4 अनपेयर हो सकते। लेकिन जब हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती है, ठीक है, जब कौन सी होती है? हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती है। याद रखिएगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती है तो उस समय कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, यानी कार्बन प्लस हो जाती है। तो जब कार्बन में प्लस चार्ज आता है तो उस समय क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पी ऑर्बिटल में कम हो जाती है, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है ऐसा। तो कार्बन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन बच पाती है। कितने इलेक्ट्रॉन बच पाती है जी? 3 ही इलेक्ट्रॉन बच पाती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन बस जब बच पाती है, ये इसको देखते रहिए, ये होता है 3 सर इलेक्ट्रॉन बच आवाज पाती है। कट रही ठीक और है, वीडियो स्टॉप हो जाता है। ये क्या कारण हो सकता है? अभी मेरी आवाज आ अभी रही है आ ठीक रही है, से? फिर आपको समझाते हैं, फिर स्टॉप हो जाता है वीडियो भी और आवाज भी। अच्छा रुको ना, अब देखते हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो रोक देंगे वहीं पे। तो यहाँ से ना जी एक कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड हो गया, बाहर हो गया, एक्साइटेड बोल सकता हूँ, या इसको लिबरेट हो गया यहाँ से। तो जैसे ही ये 3 कार्बन वाला जो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग वाला जो स्पीसीज है हाइब्रिडाइज करता है, तो हाइब्रिडाइज करने से एक ऑर्बिटल हमारा वैकेंट रह जाता है ऐसा। ठीक है, याद रखिएगा, ये इस तरीके से का संकरण होता है इसमें। और कोई भी हमारा एल्काइल ग्रुप आ सकता है या कोई भी ग्रुप आ सकता है जो इसी से क्या करती है, यहाँ से ओवरलैपिंग करती है। ठीक है, ओवरलैपिंग एक्चुअल में पहले हो जा रहा था, जिसको हम लोग केवल ये बताते हैं
कि यहाँ से हेटेरोलिटिक क्लीवेज के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर निकल चुका है। ठीक, ये वाला होता है हमारा वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होता है ये? वैकेंट ऑर्बिटल होती है, याद रखिएगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल होती है, एग्जैक्टली वैकेंट ऑर्बिटल होती है। और ये जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होती है जी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ये कार्बोकेटाइन में। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं बनता है, एक इधर, या मैं इसको सीधा सीधा इधर कार्बन लिख दे, ये ले देता हूँ, ये RRR, और एक होता है वैकेंट ऑर्बिटल जो कि हमारा अनहाइब्रिड है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और इसको हम बोलते हैं अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड क्या बोलेंगे? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। ठीक है, क्या लिखेंगे? p ऑर्बिटल होती है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। क्लियर है? लिख लिए। और ये p ऑर्बिटल कौन सा होता है? इन जनरल हम लोग बोलते हैं ये pz होता है, pz ऑर्बिटल। क्लियर है? तो ये होती है वैकेंट ऑर्बिटल जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है यहाँ पे, इस जगह पे। तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कार्बोकेटाइन का। कार्बोकेटाइन का जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होती है। क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। और ये जो बॉन्ड एंगल है हमारा 120 होता है। तो कोई पूछ दे बॉन्ड एंगल कितना है तो आप क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल होती है 120 डिग्री। और जो इसका ज्योमेट्री है, इसका जो ज्योमेट्री है, जो कार्बोकेटाइन है उसका ज्योमेट्री होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है, प्लेनर होती है जी। ठीक है, जनरली प्लेनर होती है, एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है, लेकिन इन जनरल ये क्या होती है? प्लेनर होती है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो अभी मैं बताया हूँ 2 2 4 और ये 2 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो वैलेंस शेल की बात करें तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होती है। कितने इलेक्ट्रॉन होती है? 6 इलेक्ट्रॉन होती है। याद रखिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन जी? 6 इलेक्ट्रॉन होती है। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हेलो, यस सर, ऑडिबल है आप? हेलो, यस सर, ऑडिबल है आप? हाँ हाँ। ऑक्टेट जो है ना इसका इनकम्प्लीट होता है ना, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट होता है। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के कारण ये एक्चुअल में क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। और ये लुईस एसिड बोलोगे कि लुईस बेस बोलोगे? इसको लुईस एसिड भी बोल सकते हो इसको। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। और ये एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर देता है। ये एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें की पॉइंट ये था कि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होती है, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट होता है। एक साथ लिखना चाहिए था इसको, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है ना, सॉरी, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है, एक साथ है, ये इनकम्प्लीट है ऑक्टेट इसका। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होती है इसलिए। और ये जो है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। कभी कभी पूछ दिए तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ होता है? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है BH, किसके साथ हो जाएगा? 3 के साथ हो जाएगा, BH3 जैसा हो जाएगा। क्लियर है? जैसे BH3 का हाल होता है ना वैसे ही इसका हाल हो जाता है लगभग। ठीक है, तो ये, और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं अभी फिलहाल, ऑल इलेक्ट्रॉन जो होती है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड होती है। सारे इलेक्ट्रॉन देख लो, आप लोगों को पेयर्ड ही दिखेगा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो ये जो बेसिक बात थी हम लोग लिख लिए, है ना, बेसिक बात लिख लिए। देखो जनरली क्या होती है, हम लोगों को कार्बोकेटाइन सबका जनरेशन वगैरह पढ़ना चाहिए, लेकिन उतना हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ से हमने जो देखा है कार्बोकेटाइन का देखे थे, पॉजिटिवली चार्ज sp से बोला था, है ना, हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनती है। स्ट्रक्चर की बात कर लिए हम लोग। स्ट्रक्चर की बात करने के बाद हमने कुछ मोटा माटा बात देख लिया। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो मैं चाह रहा था कि कुछ ना
हम कार्बोकेटाइन को थोड़ा सा, कार्बोकेटाइन बस ओनली कार्बोकेटाइन को, क्योंकि बार बार हम लोगों को जो 12वीं लेवल पे जो दिखता है हम लोगों का केमिस्ट्री, वो कार्बोकेटाइन से ज़्यादा दिखता है। तो मैं केवल एक ही चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, कार्बोकेटाइन को। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, केवल एक का बस बताएंगे ना, कार्बोकेटाइन। हम लोग किस तरीके से कार्बोकेटाइन को बना सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा 12th के सिलेबस से देखे जाए तो बाद में जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन 12th बेसिस पे देखते हैं तो कार्बोकेटाइन से ज़्यादा दिखता है आपको। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का चर्चा कर लेते हैं। तो हम किससे कार्बोकेटाइन बना सकते हैं? तो हम बना सकते हैं एल्किन से। किससे बना सकते हैं जी? एल्किन से बना सकते हैं। कैसे एल्किन से बनाएंगे? देखो, एल्किन से बनाने के लिए हमको कोई एल्किन रखना पड़ेगा, और एल्किन को लेकर के हमको कोई ऐसा यहाँ पे रखना पड़ेगा जो प्रोटॉन दे सकते हैं। जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या करता है? यहाँ से प्रोटॉन रिलीज करता है। जैसे ही प्रोटॉन रिलीज करता है, ठीक है, या पैराटोसाइल सल्फोनिक एसिड को भी रखोगे तो भी आप लोग इससे बना सकते हो, क्योंकि वो भी प्रोटॉन देगा, है ना। ये भी नहीं है तो जरूरी नहीं कंसनट्रेटेड H2SO4, आपका डाइल्यूट H2SO4 भी आपका काम कर लेगा यहाँ पे। क्लियर है? तो ये क्या करती है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है थोड़ा सा, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है आप प्रोटॉन को खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। जैसे आकर्षित करता है, इस तरीके से यहाँ पे कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्ट बनता है, लेकिन उसके अंडरस्टूड उसको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से कार्बोकेटाइन बनती है। मतलब याद रखिएगा, पाई बॉन्ड है तो आप एसिड डालोगे तो कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं, एल्कोहल से भी बनाया जा सकता है। फ्रॉम एल्कोहल, किससे बना सकते हैं? एल्कोहल से भी आप कार्बोकेटाइन बना सकते हो। जनरली दिखेगा आपको, जैसे आपके पास CH3 है, CH2 है ना, और आपके पास इस तरीके से OH है। क्लियर है? और ये CH3 है। आपके पास ये एल्कोहल है। मैंने क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। क्या डाल दिया जी? डाइल्यूट H2SO4, जहाँ से प्रोटॉन मिलने वाला है। अब ये जो हमारा एल्कोहल है, लोन पेयर ऑक्सीजन का, वो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है। पहले वो प्रोटॉन को खींच लेता है अपनी ओर। क्लियर है? और जैसे ही खींचता है, आप लोगों को एक बात हमेशा अच्छा से पता होगा कि ये वाला जैसे ही प्रोटॉन को ऑक्सीजन रखता है अपने पास, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लगभग सिमिलर टू फ्लोरीन के हो जाती है। याद रखिएगा, फ्लोरीन जो है ना 4.0 समथिंग होता है, तो ये 3.5 से 4 तक हो जाती है। और जैसी होती है तो ये अनस्टेबल महसूस करता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी महसूस करता है। अनस्टेबिलिटी से बढ़ने के लिए ये न्यूट्रल के रूप में बाहर हो जाती है। न्यूट्रल के रूप में ये बाहर हो जाती है, और बाहर होती है तो ये बना लेती है कार्बोकेटाइन। क्या बना लेती है? कार्बोकेटाइन बन जाती है यहाँ पे। तो हम अल्कोहल से भी कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात? हेलो। इसी तरीके से देखोगे तो फ्रॉम हम एल्किल हाइलाइट से भी बना सकते हैं। एल्किल हाइलाइट से आज का दिन जो है ना थोड़ा सा कार्बोकेटाइन पर बेस्ड है, इसलिए हो सकता है आज कार्बोकेटाइन पर ही निकल जाए दिन। ठीक है, तो हम हाइलाइट की बात कर लेते हैं। देखो, हाइलाइट भी होती है ना, उसको हम लोग जनरली पोलर मीडिया में डालते हैं और थोड़ा सा हीट कर देते हैं। पोलर मीडिया में डालते हैं और पोलर मीडिया में डाल करके क्या कर देते हैं? हीट करते हैं। तो हीट करने से ना हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो जाती है जी। ठीक है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो जाती है ऐसा, और यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन का जनरेशन देखने को मिल जाता है आपको। क्लियर है? सुन रहे मेरी बात? देखो, एक ना हम एल्किल हाइलाइट से ही एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, और उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन कैरियर। उस बात को थोड़ा सा देखो, बहुत तगड़ा रिएक्शन है ये। जैसे CH2 होता है, एक से है ना। देखो, R के बदले बहुत सारा कुछ भी हो सकता है। हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में हेलोजन कैरियर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हेलोजन कैरियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हेलोजन कैरियर।
हेलोजन जो कैरियर होती है ना, उसमें से हम लोग लुईस एसिड ले सकते हैं, ये नहीं है तो आप BH, ठीक है, BH3 देख सकते हैं, थोड़ा सा ये कम है लेकिन सॉरी BX3 कर सकता हूँ हेलोजन कैरियर में। क्लियर। इसमें सबसे फेमस एग्जांपल है AgNO3, सबसे फेमस। और ये भी नहीं मिला तो HB, F5 या FCl3, जो आपको दिख जाए उसको ले सकते हो। ये हेलोजन जो कैरियर होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं। एल्किल हैलाइड से हेलोजन को खींच के निकाल लेते हैं, ये लोग खींच के निकाल लेते हैं, इतना डेंजर होते हैं लोग। ठीक है, जैसे आप लोग देखोगे ना, जैसे मैं एक बता रहा हूँ आप लोगों को, एक थोड़ा सा देखो यहाँ पे, हालांकि ये ऐसा लिख दिया मैं, और यहाँ पे लिख दिया मैं क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया क्लोरीन, और मैं यहाँ पे डाल दिया AgNO3। तो ये तेजी से क्या करता है पता है आप लोगों को? पता होगा, एक तो एक फेवरेबल कंडीशन ये है कि आप लोगों का ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बनेगा, जिसको हम बाद में देखने वाले हैं ये। और यहाँ पे AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है और ये बाहर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आता। और NO3 बोलोगे सर कहाँ रहता है, तो NO3 यहीं पे मंडराते रहता है। ठीक है, तो काउंटर आयन टाइप का काम करता है यहाँ पे। क्लियर है जी? तो इस तरीके से कार्बोकेटायन बनती है, आप लोगों को थोड़ा सा जान के रखना पड़ेगा। जैसे एक चीज़ और है जिसमें कार्बोकेटायन बन ही जाती है, जो हम सोचते हैं कि नहीं बन पाएगी लेकिन बन जाती है। जैसे CH3 है ना, थ्राइस कर दो और ये C हो जाएगा और ये हो जाएगा Cl। क्लियर। और यहाँ पे आप लोग क्या करो, AlCl3 ले आओ। क्या ले आओ? AlCl3, CH3, और ये हो जाएगा C, है ना, और ये हो जाएगा कार्बोकेटायन, और ये हो जाएगा AlCl4 माइनस। इस तरीके से देख रहे हो तो कार्बोकेटायन धड़ल्ले से बन रही है। ठीक है, धड़ल्ले से कार्बोकेटायन बन रही है। समझ में आ रहा है सबको लोग? हेलो? यस सर। हाँ, ये कार्बोकेटायन का जनरेशन है जी, कार्बोकेटायन बन नहीं जाता है ऐसा। और एक और है हमारे पास तरीका, फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट। इसको हम लोग इसलिए थोड़ा सा देख रहे हैं क्योंकि हम लोग जब पाथवे वाला रिएक्शन देखेंगे तो उस समय हमको काम देगा। जैसे डाईएजोनियम साल्ट की बात करें तो इस तरीके से डाईएजोनियम हमारा होता है, और जहाँ पे क्लोरीन जो है माइनस के फॉर्म में होती है। तो जनरली थोड़ा सा भी हीट दिया जाए इसको तो ये कार्बोकेटायन बना करके बाहर हो जाती है जी। कार्बोकेटायन बना करके क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। क्लियर है? जैसे आप लोगों इसको भी देखोगे तो भी कार्बोकेटायन बनती है, कोई दिक्कत नहीं होता ऐसा। ठीक है, थोड़ा अनस्टेबल टाइप का है लेकिन बन ही जाता है यहाँ पे कार्बोकेटायन। इसको भी करोगे तो यहाँ पे बेंजीन कार्बोकेटायन मिल जाएगा, बेंजीन के अंदर कार्बन, हालांकि स्टेबल नहीं होता जी। इस तरीके से कार्बोकेटायन बन जाती है। क्लियर? ये कार्बोकेटायन बनने का खतरनाक वे है। एक और है, जैसे आप लोग ये रिएक्शन को मैं बार बार लिखूंगा, बार बार काम देगा, ये आते रहता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखोगे ये वाला NH2, और आप लोगों को एक रिएक्शन बोलते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग डालते हैं NaNO2 और HCl, और ये एकदम लो डिग्री सेल्सियस पर होती है, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास। यहाँ पे बनता है HNO2। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखना बेकार है, बहुत लंबा सा है। आप लोग ये जानना, सीधा सीधा जो एमीन ग्रुप है, वो डाईएजो ग्रुप में कन्वर्ट होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। किस में कन्वर्ट हो जाता है? डाईएजो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसको थोड़ा सा भी हीट दिया जाए तो आप लोगों को यही जो मैं ऊपर में कहा था वही दे देता है। ठीक है जी, इस तरीके से भी कार्बोकेटायन बनता है। क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा। अब एक जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहीं से, और जो 5वां नंबर में बताने वाला हूँ, फ्रॉम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का एक एग्जाम्पल है जो आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है? इसमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल मैं जो दे रहा हूँ सीधा सीधा है ये एग्जाम्पल, क्या बनेगा करके पूछा था ये। तो CH3 हो गया, आपके पास था C डबल बॉन्ड O Cl, इस तरीके से ये डबल बॉन्ड O और ये Cl।
देखो आप लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पास बाय द वे लुईस एसिड ले आए, तो लुईस एसिड ले आओगे तो क्या होगा, लुईस एसिड क्लोरीन को खाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर यहाँ पे चला जाएगा तो एडक्ट बनाएगा, एडक्ट बनाने के बाद क्लीवेज होगा जी, है ना। तो CH3 इधर हो गया, CH3 इधर हो गया, हमारा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से आपका कार्बोकेटाइन बन जाता है, ये थोड़ी देर के लिए कार्बोकेटाइन बन जाती है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो। अब इसके बाद क्या होती है कि ये लीव कर जाता है, यहाँ से क्या कर जाती है, ये लीव कर जाती है, और जब लीव करती है तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेती है, सबसे बड़ी बात, और यहाँ पे आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन छोड़ करके चला जाता है। ये क्लियर है, ये वाला ये बाहर हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है जी। इस तरीके से होता है हमारा काम। क्लियर हो गया क्या? जी सर। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो अब आवाज आ रही है सबको? हेलो, जी सर। ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं सुनिए, हम लोग अब आप बात करते हैं सबसे जो की पॉइंट है इसका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो बढ़िया प्यारा सा डालिए हेडिंग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करना है। तो स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्बोकेटाइन है वो 2-3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। देखो आप सब लोग जानते हो जो कार्बोकेटाइन होती है उसमें प्लस चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज को हम लोगों को स्टेबल करना है। तो प्लस चार्ज को स्टेबल करने के लिए हमको एक ही चीज़ चाहिए, प्लस को चाहिए नेगेटिव। प्लस को क्या चाहिए? नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन दे वो स्टेबल करेगा। क्लियर है? तो यहाँ से एक मैं सीधा सीधा की पॉइंट लिख रहा हूँ। की पॉइंट ये है कि आपके पास अलग अलग तरह के कार्बोकेटाइन मिले तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो होता है एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। ऐसा कार्बोकेटाइन जिसमें एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद एरोमेटिक के बाद होता है रेजोनेंस, ऐसा कार्बोकेटाइन जो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। उसके बाद जो होता है हाइपर कंजुगेशन वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, हाइपर कंजुगेशन वाला। अब ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ी से देखेंगे। उसके बाद जो आता है वो होता है प्लस आई इफेक्ट। कौन वाला? प्लस आई इफेक्ट वाला। ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट में इसी में हम देखते हैं तो टर्शरी आ जाता है, फिर सेकेंडरी आ जाता है ना, उसके बाद प्राइमरी आ जाता है। इसको देखते हैं। और उसके बाद और देखेंगे तो परसेंटेज एस कैरेक्टर वगैरह देखते हैं। जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर देखते हैं, एस कैरेक्टर। ठीक है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर के बाद हम देखते हैं एंटी एरोमेटिक। सबसे ज़्यादा लास्ट होती है एंटी एरोमेटिक होती है, एंटी एरोमेटिक। क्लियर? तो आप लोगों को मैं छोटे छोटे स्टेबिलिटी आर्डर पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देख के ही जान जाएंगे। कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। हम लोग कोई एकदम थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे हम लोग एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं। तो प्रॉब्लम देख लेते हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम में सबसे पहले देखते हैं किसको, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो प्रॉब्लम में सबसे पहले इसको बता रहा हूँ। जैसे CH3 है जी, आपके पास CH3 है जो सब लोग जानते हो, CH3 है ना, ये कार्बोकेटाइन है। फिर हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, बाय द वे कौन सा केटाइन? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। फिर मैं एक सिंपल सा और ले लिया, यहाँ पे और यहाँ पर। तो आप लोग देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये सबसे लो कैटेगरी का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग देखोगे तो ये सारे मेथिल जो है प्लस आई इफेक्ट डालते हैं। अब प्लस आई इफेक्ट जब पड़ेगा तो कार्बोकेटाइन पर जो पॉजिटिविटी है वो कम होती जाएगी। यहाँ पे प्लस आई है ना, यहाँ पे प्लस आई है, सब जगह प्लस आई है, यहाँ पे 2 बार प्लस आई है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो आपका टर्शरी होता है,
क्योंकि टर्शरी ग्रुप में 3 मेथिल है, उसको स्टेबलाइज कर देती है ना। फिर सेकेंडरी और फिर मेथिल हो जाता है इस तरीके से। तो ये वाला जो पहला है उसमें याद रखिएगा आपका टर्शरी सबसे ज़्यादा होता है, देन सेकेंडरी होती है, देन प्राइमरी होती है स्टेबिलिटी ऑर्डर में। इसका मेन रीज़न क्या है, जो मेथिल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है हमारी कार्बन को, तो ये होती है स्टेबिलिटी ऑर्डर। सुन रहे हैं मेरी बात? हेलो हेलो जी सर। हाँ, इसको याद रखिएगा ना, एकदम सिंपल सा देखो। फिर दूसरा मैं एकदम छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, प्लस आई हो गया यहाँ पे, जैसे ये तो प्लस आई के रेस्पेक्ट में हो गया। जैसे आपके पास ये आपका कार्बोकेटाइन है, ये वाला ऐसा ऐसा ऐसा, ये आपका कार्बोकेटाइन हो गया। एक और हम लोग यहाँ पे ले जाते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसा कर देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, चलो ऐसा ऐसा ऐसा, और ये हो गया डबल बॉन्ड ये वाला, और एक कार्बोकेटाइन लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर ऐसे। तो अब आप लोग बताइए इस तीनों कार्बोकेटाइन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? बहुत ज़्यादा कठिन नहीं देगा, व्याख्याता में इतना ही लेवल देगा। आप लोग बता सकते हैं सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है? ये तो दूसरा प्रॉब्लम था हमारा। इसमें देखो, इसमें ना 2 पाई है, 2 पाई है, 2 पाई है, और ये रेजोनेंस में है, ठीक है, ये घूम रहा है। आप लोग थोड़ा सा जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा रेजोनेंस में है ये, और रेजोनेंस के साथ साथ ये एरोमेटिक में भी है। तो एरोमेटिक वाला जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और यहाँ पे भी ये रेजोनेंस में है, ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, है ना। तो ये आपका क्या है भाई, ये एरोमेटिक है। क्या है ये वाला? एरोमेटिक है। 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई है, क्लियर है। आवाज कट और गई ये थी सर, आपका आवाज। रेजोनेंस में है। किस में है? रेजोनेंस में। और इसमें केवल और केवल प्लस आई इफेक्ट बस काम कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हो जाएगा हमारा, इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगी। क्लियर है? सुन रहे मेरी बात? हेलो हेलो। अब हम लोग आवाज कट गई थी सर, आवाज। हाँ, अब देखिए, अब मैं एक एग्जांपल और करा देता हूँ आपको देखते ही पता चल जाएगा। CH3 और CH कार्बोकेटाइन है हमारे पास, और यहाँ पे है OH, ठीक है, और एक मैं और दे रहा हूँ CH3 CH, और यहाँ पे हमारा NH2 ऐसा, और एक हमारे पास है CH3 CH2, यहाँ पे CH कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ CH3। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बता सकते हैं आप लोग, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? यहाँ पे एक इफेक्ट काम करता है, और उस इफेक्ट को हम बोल सकते हैं लोन पेयर का ओवरलैपिंग। यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, और यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। आपको एक बात बता दें कि जो लोन पेयर ऑर्बिटल में जिस ऑर्बिटल में लोन पेयर होती है, एक तो ये वैकेंट रहता है ना, और ये भी वैकेंट रहता है ऐसा। तो जो इसके बाजू में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है, इसको लोन पेयर को उसको दे देता है। जैसे ही लोन पेयर को देता है तो स्टेबिलिटी इसकी बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 3, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 समथिंग। क्लियर है? 3.5। तो ये तेजी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता, इसके पास इलेक्ट्रॉन जरूर होती है, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको दे नहीं पाता, डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाती है? डिफिकल्ट हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, तो ये डिफिकल्ट हो जाती है, तो ये आसानी से दे देता है, ये इजीली तरीके से दे देता है इसको। जब कोई इजीली तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कार्बोकेटाइन की जो पॉजिटिविटी है वो कम हो जाती है। अब पॉजिटिविटी कम होती है तो यहाँ पर मान लो मैं A लिखा हूँ, यहाँ पे B लिखा हूँ, यहाँ पे C लिखा हूँ, तो ये लोन पेयर डोनेट करने के कारण ये स्टेबल हो जाता है। ये वैकेंट ऑर्बिटल जो है ना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलता है स्टेबलाइज हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है B, उसके बाद हमारा A, उसके बाद होता है हमारा C। क्लियर है? ये क्लियर हो गया जी? हेलो, हाँ,
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सिंपल सा है और इसको भी देख लीजिए आप लोग। जैसे आपके पास बाय द वे, जैसे मैंने बोला था एस कैरेक्टर वाली बात है ना, उसको एस कैरेक्टर को तो छोड़ो, एक और थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन जो होती है वो भी बहुत स्टेबल करता है, लेकिन उस कैटेगरी का क्वेश्चन हमको नहीं करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे इस तरीके से एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्लियर है। जैसे CH2 है कार्बोकेटाइन और यहाँ पे है आपका NO2। एक और हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पर CH2 और यहाँ पे डाल देते हैं CN। क्या डाल देते हैं? CN। और एक कार्बोकेटाइन और रख देते हैं यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे हम CH3 कर दिए ऐसा, और यहाँ पे कर दिए OH, ठीक है। और एक हमारे पास है ऐसा, और ये है हमारे पास कौन सा CH2 है, और ये वाला हमारा CH3, और ये हो जाएगा थोड़ा सा देखें तो CH2 प्लस, ये भी CH2 है, ये भी प्लस है, और यहाँ पे हम छोड़ देते हैं कौन सा, यहाँ पे छोड़ देते हैं O C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पे। और इसको हमको पूछ दिया कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो ऐसे केसेस में हम लोग देखते हैं कि लोन पेयर देने वाला कौन है। जो लोन पेयर कंजुगेशन में देगा, इस बात को याद रखिएगा, इसका सबसे बड़ा जो की पॉइंट है वो आप समझिएगा कि हमारे पास बेंजीन रिंग है और इसके पास है कार्बोकेटाइन यहाँ। अब हम लोग यदि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप रखेंगे, दो केसेस है इसमें, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी, याद रखिएगा। और हम लोग एक केस और रख दें ऐसा, एक केस ऐसा रख दें कि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप रहेगा जो अपने ऊपर विड्रॉ करेगा, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इधर आती जाएगी, क्लियर है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब आएगा और लगे रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को तेजी से इधर खींचते जाएगा जी, खींचते जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती जाएगी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जब लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो अनस्टेबिलिटी क्या होगी? अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा वो, अनस्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे, तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, ये स्टेबल होते जाएगा। क्या होते जाएगा? स्टेबिलिटी इसकी बढ़ती जाएगी, क्लियर है। तो इन सब में देखें तो NO2 जो ग्रुप है आपका NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप है? NO2 ग्रुप है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, ये भी आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचता है ये, क्योंकि कार्बन में ये ट्रिपल बॉन्ड होती है ना, इसके थ्रू ये खींचाता है। और यहाँ पे NO2 में याद रखना ये नाइट्रो ग्रुप है जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचता है। तो ये खतरनाक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन उतना नहीं दे पाता है क्योंकि इसके बाजू में कार्बोनिल ग्रुप होती है जो उसको मना करता है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है इधर भी कॉन्जुगेशन में बिजी रहता है। तो ये वीक डोनर होती है, ये ज़्यादा अच्छा डोनर नहीं होता, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो होती है, लेकिन कैसा होता है? वीक डोनर होता है ये, वीक डोनर। तो ये सबसे अच्छा डोनेट करेगा, बेस्ट डोनर यही होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सबसे बेस्ट डोनर यही होगा। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो C हो जाएगा, देन हो जाएगा D। और साइनाइड और नाइट्रो में साइनाइड की जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है, विड्रॉइंग पावर, ठीक है, विड्रॉ करने की पावर नाइट्रो से कम होती है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल रखेगा, है ना। उसके बाद कौन हो जाएगा? उसके बाद A हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया?
यहां तक किसी को दिक्कत है जी? तो 3-4 फ्लेवर देख लिए हैं, एक तो एरोमेटिक देख लिए, एक तो प्लस आई देख लिए। इतने से हमारा काम बहुत सारा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जब ना इसको थोड़ा डिटेल करेंगे, जब हम इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे तो वहां पे बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से आपका कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन यहीं से होता है। क्लियर? तो 1 मिनट रुकते हैं। आज का दिन पूरा कार्बोकेटाइन पे जाते हैं, कोई दूसरा नहीं पढ़ते आज। इथं. जी सर। हम मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग, सब लोग? हेलो? अच्छा, देखो आज का जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा ना, तो इसमें 5-6 क्वेश्चन डाल के भेजूंगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इसको बताइएगा। मतलब अभी बताना नहीं है, केवल और केवल क्वेश्चन को देखिए बस। ठीक है, केवल और केवल क्वेश्चन को देखिएगा। ऐसा एकदम सिंपल सिंपल सा दे रहे हैं, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। CH3 CH2O, ये हो गया। इसको A दे देता हूँ ना, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है इसको। ये हो गया एक। दूसरा दे देते हैं यहाँ पे CH3 CH, है ना, NH CH2 और CH2, ये हो गया। उसके बाद तीसरा हम लोग इसमें डाल देते हैं एकदम। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जी ना, आपको ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं है ये। क्लियर है? ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा ये। CH2 CH, ये हो गया ऐसा। इन तीनों का आर्डर बताना है, इन तीनों का आर्डर अभी बता दीजिए आप लोग। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ गलत लिखा हूँ बस, ये सल्फर एक ही बॉन्ड रहेगा ऐसा ऐसा। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा मैं ही हिंट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि ये जो लोन पेयर है अभी कोई कंजुगेशन में नहीं है। सबसे पहली बात, कोई कंजुगेशन में नहीं है, क्योंकि एक कार्बन बीच में आ चुका है ना। तो एक कार्बन बीच में आ चुका है तो क्या होगा हमारा, अब यहाँ पे -I की तरह बिहेव करेगा। सबसे पहली बात, -I इफेक्ट लग जाएगा। -I, यहाँ पे भी -I, और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा स्लाइटली देखें तो -I की ना के बतौर है यहाँ पे। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, सबसे ज़्यादा ये खींचेगा। तो ये खींचने से क्या होगी, ये अनस्टेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये अनस्टेबल हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी इसी में है, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमारा स्टेबिलिटी आर्डर हो जाएगा C, देन हो जाएगा B, और देन हो जाएगा A। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, सुन रहे हैं मेरी बात? ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे, आप लोग बताइएगा। ऐसा एक कार्बोकेटाइन ये है ना, ये A दे दिया मैंने, फिर दूसरा B दे देता हूँ यहाँ पे ऐसा। ऐसा ठीक है, इसको थोड़ा देखिएगा ना।
यहाँ से ये हो गया और यहाँ से एक और दे देते हैं यहाँ से। जी सर।